हेलो स्टूडेंट्स, अजमेरू पब्लिकेशन के राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हमने दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और सूचना बुलेटिन से संग्रह किया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से कितनी नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों की शुरुआत की गई है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है राजस्थान से? तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है ना। दीनदयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य पर 25 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा भारत में 3 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। पहली जोधपुर से दिल्ली कैंट तक, दूसरी बीकानेर से दिल्ली कैंट तक, तीसरी उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ से फिर उदयपुर सिटी तक, है ना। तो कितनी स्टार्ट हुई है? 3 स्टार्ट हुई है। और कब स्टार्ट हुई है? तो याद रखना 25 सितंबर 2025 को क्या था? दीनदयाल उपाध्याय जयंती, है ना। दीनदयाल उपाध्याय जयंती कब आई? 25 सितंबर को। और इसी दिन राजस्थान से 3 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो ये भी याद रखना प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। और कहाँ कहाँ की? तो कौन कौन सी? जयपुर से दिल्ली कैंट, बीकानेर से दिल्ली कैंट और उदयपुर सिटी से चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है, राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। दूसरा, पीएम कुसुम योजना के घटक ए में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तीसरा, राजस्थान के 20 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको लग रहा है कि तीनों ऑप्शन सही हैं तो आप फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपको इन तीनों में से कोई ऑप्शन गलत लग रहा है तो उसको सिलेक्ट कीजिए। तो कौन सा होगा सही ऑप्शन? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। पीएम जो कुसुम योजना है इसके घटक ए में राजस्थान का कौन सा दूसरा स्थान नहीं है, कौन सा है? पहला है। तो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। तीनों पॉइंट जो है वो, राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। अब ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं क्योंकि सूचक में इसको बार बार इनका जिक्र किया गया है। तो राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान में है? देश में पहले स्थान पर। और 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। तो कितने जिलों में? ये भी याद रखिए, 22 जिलों में। और पीएम कुसुम योजना घटक है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत था कि प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर नहीं है। कौन से स्थान पर राजस्थान? इसमें भी प्रथम स्थान पर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पीएम सूर्य घर योजना के तहत सितंबर 2025 तक राजस्थान में लगभग कितने रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं? सूरत में प्रकाशित हुई थी ये न्यूज़ कि पीएम सूर्य घर कौन सी योजना है, पहले इसको ध्यान दें। पीएम सूर्य घर योजना है और सितंबर 2025 तक राजस्थान में कितने रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 74,000। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सितंबर 2025 तक राजस्थान में लगभग 74,000 से भी अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। अब पढ़ते हैं पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत के सभी घरों को, है ना, ये चीज़ याद रखना है ना वर्ड, भारत के सभी घरों को इंक्लूड किया गया है, उनको मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हुआ था। और कब हुआ था? तो 15 फरवरी 2024 को किया गया था। इस योजना के तहत घर पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है और यह सब्सिडी सौर पैनलों की लागत का 40% तक कवर करती है। तो 3 फैक्ट्स हो गए यहाँ पे कि पीएम सूर्य घर योजना जो है वो भारत के सभी घरों को इंक्लूड किया गया इस योजना में, है ना। इसमें मुफ्त बिजली दी जा रही है। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? 15 फरवरी 2024 को। किसके द्वारा हुआ था? प्रधानमंत्री द्वारा। और इस योजना के लिए क्या होता है कि घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। और सब्सिडी जो है वो पूरे सोलर पैनल की लागत का कितने % तक कवर करती है? 40% तक। पात्रता की बात देखें तो परिवार का जो सदस्य है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। परिवार के पास एक ऐसा मकान होना चाहिए जिसकी छत और सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो। घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए और परिवार ने सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया हो।
अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पीएम जनमन योजना और धरती आबा अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पीएम जनमन योजना अत्यंत पिछड़े आदिवासी समाज के लिए है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नति अभियान से 5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी लाभान्वित होंगे और यह जो दोनों योजनाएं हैं इनका लाभ मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के आदिवासी समाज को मिलेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यहाँ पे गलत होगा ऑप्शन नंबर 3। ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और विशेषकर पिछड़े वर्ग के लिए। तो पीएम जनमन योजना जो है और धरती आबा अभियान जो है वो आदिवासी समाज के लिए है, जो विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ना। तो याद रखना, पीएम जनमन और धरती आबा अभियान भारत में जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 2 प्रमुख योजनाएं हैं, जिनका लक्ष्य उन्हें बुनियादी सेवा, अधिकार और अवसर उपलब्ध कराना है। तो आदिवासी समाज के लिए है ये दोनों ही योजनाएं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वंदन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, यह योजना आदिवासी महिलाओं की प्रगति और सशक्तिकरण के लिए है। इस योजना में वनों की वस्तुओं का एमएसपी बढ़ाया गया है। आदिवासी उत्पादों को बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा कथन सही होगा? तीनों कथन सही है तो ऑप्शन 4 सही होगा, और अगर इनमें से एक कथन सही है तो ऑप्शन नंबर जो भी सही होगा गलत होगा वो होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसके तीनों कथन सही हैं। वंदन योजना के अंतर्गत वनों की उपज को उचित मूल्य एमएसपी दिलाना और बाजार से जोड़ना शामिल है। ये भी सूजस में आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने इस पर क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। लखपति दीदी योजना राजस्थान के लिए और भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ हमारे राजस्थान के लिए इम्पॉर्टेंट है। लखपति दीदी योजना किस स्तर पर शुरू की गई है? केवल केंद्र स्तर पर शुरू की गई है, राज्य स्तर पर शुरू की गई है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर शुरू की गई है, या केवल जिला स्तर पर की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लखपति दीदी योजना जो है वो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर शुरू की गई है। लखपति दीदी योजना राजस्थान की अगर बात की जाए तो यह जो योजना है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, DAYNRLM जो है इसका एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को ना, ये याद रखिएगा, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि लखपति दीदी योजना जो है वो, इसके से ही पता चल रहा है कि कौन से मिशन का हिस्सा है, तो ये भी याद रखना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है ना। और कौन सी महिलाओं को? शहरी महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को। तो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना इसका है ना, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य है। इस योजना के तहत जो स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपनी वार्षिक घरेलू आय को 1 लाख से ऊपर बढ़ा सकें। कितने लाख से? 1 लाख से ऊपर। यह योजना महिलाओं को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करता है और उन्हें वित्तीय साक्षरता और स्थायी जीवन स्तर हासिल करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी राजस्थान में आस्था के महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ते हुए राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जाने वाले नए सर्किट में निम्न में से कौन सा स्थल शामिल नहीं है? तो यह राजस्थान के पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली दक्षिण राजस्थान से रिलेटेड एक सर्किट विकसित करने की बात चली है, सूजस में आई है। तो उस सर्किट में निम्न में से कौन सा स्थल नहीं है? बेनेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, सीता माता मंदिर और नाथद्वारा। तो कौन सा नहीं है दक्षिण राजस्थान का स्थान शामिल? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, नाथद्वारा मंदिर। राजस्थान जनजातीय क्षेत्र में बेनेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, सीता माता मंदिर और माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को जोड़ते हुए एक नया सर्किट विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, दक्षिण सर्किट में बनने वाला जो सर्किट है, पर्यटन सर्किट, उसमें कौन कौन से शामिल किए गए हैं स्थल? तो बेनेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, सीता माता मंदिर और माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, माता त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी है, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आपको, अमूमन अगर जो राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो चलते हैं इसके ऑप्शन पे, भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा या राजसमंद।
तो माता त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा। पढ़ते हैं माता सुंदरी मंदिर के बारे में डिटेल से। पांचाल जाति की कुल देवी है ये, बांसवाड़ा ये जाति है, ठीक है, इसको जाति कर लीजिएगा ना। पांचाल जाति की कुल देवी है माता त्रिपुरा सुंदरी। बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूरी पर तलवाड़ा ग्राम के पास है ना। कौन से गांव के पास? याद रखिएगा, तलवाड़ा गांव के पास उमराई गांव में स्थित माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है। यानी तलवाड़े गांव के पास और उमराई गांव में स्थित है कौन सा? माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने से ही कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित है ना। यानी ऑप्शन आ जाए कि माता त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो किसके पूर्व काल से प्रतिष्ठित है, या मतलब किसके काल से संबंधित है ना, किससे पहले बना हुआ है। तो कनिष्क के उत्तरोत्तर काल से, मतलब कनिष्क के काल के बाद का बना हुआ है या पहले का? तो कनिष्क के पूर्व काल से प्रतिष्ठित है, बिकॉज यहाँ पे सम्राट कनिष्क का शिवलिंग है ना के समय का। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा भी यहाँ पर है, जो शिव पीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तरतई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। और मंदिर के समीप शिलालेख जो है वो विक्रम संवत 1540 का लगा हुआ है। तो इसमें 2-3 फैक्ट याद रखिएगा कि यह कौन से सम्राट के काल के पूर्व काल का है। तो यहाँ पर जो है यह सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है, तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो मंदिर है वो कनिष्क के पूर्व काल का है ना। और इन्हें और कौन से नाम से जाना जाता है? तो तरताई माता भी इनका एक दूसरा नाम है। देश विदेश से प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ त्रिपुरा सुंदरी आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। और यहाँ पे चैत्र और अश्विन नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी जो है मनोकामना पूरी करने आते हैं। माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी की भव्यता का आधार जो है वो चमत्कारिक और अद्भुत मूर्ति एवं आधारशिला पर अंकित श्रीयंत्र भाव अंतर पूजा का प्रतीक है। इनकी यहाँ पे श्रीयंत्र की भी पूजा की जाती है। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इसमें याद रखनी है वो एक याद रखनी है कि कौन से ज़िले में है। तो बांसवाड़ा में है। कौन से गांव में है? तलवाड़ा के पास है, ठीक है, उमराई गांव में। और नेक्स्ट की चैत्र और अश्विनी में नवरात्रों में इसका मेला भरता है, ठीक है। और तरताई माता इनका दूसरा नाम है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक जिले में किस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा भी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों की समस्या के लिए हर जिले में ना किस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक जिले में, है ना, ये चीज़ भी याद रखना कि हर जिले में किया गया ना। प्रवासी परिवारों की समस्याओं के समाधान हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रवासी राजस्थानियों के लिए सिंगल पॉइंट कनेक्ट, है ना, कॉन्टैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाना, प्रवासी परिवारों की शिक्षा में सहायता करना, प्रवासी परिवारों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा प्रवासी परिवारों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रवासी राजस्थानी परिवारजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रदेश के हर जिले में सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट जो है वो बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी राजस्थानियों और उनके परिवारों को राज्य सरकार से सीधा संपर्क दिलाना, उनकी समस्याओं का जिला स्तर पर ही त्वरित समाधान करना, प्रवासी समुदाय को राज्य की विकास यात्रा में साझेदार बनाना और राजस्थान फाउंडेशन को देश और विदेश में मजबूत नेटवर्क के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर खोले जाने के पश्चात राज्य में कुल कितने चैप्टर्स को क्रियाशील किया गया है? यानी कितने नए चैप्टर्स खोले गए हैं? 14 नए चैप्टर्स खोले गए हैं किसके? राजस्थान फाउंडेशन के। अब 14 नए चैप्टर्स बनने के बाद टोटल कितने चैप्टर्स जो है राजस्थान फाउंडेशन से जो एक्टिव हैं या क्रियाशील सक्रिय हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 26।
राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा नए जो चैप्टर हैं 14 खोले गए हैं और पूर्व के 12 चैप्टर से तो कुल मिलाकर अभी हाल ही में कितने चैप्टर सक्रिय किए गए हैं? 26। अब पढ़ते हैं राजस्थान फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रवासी राजस्थानियों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थानी प्रवासी दिवस कब आएगा ये भी हमने आपको बताया था, 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो उसी के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं प्रवासी राजस्थानियों के लिए। तो राजस्थान फाउंडेशन एक संस्था है जो राज्य सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है प्रवासी राजस्थानी जैसे NRI या अन्य राज्यों में बसे लोग और राजस्थान राज्य के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना इनका उद्देश्य है। यह संगठन दुनिया भर में जितने भी राजस्थानी बसे हुए हैं उनकी मातृभूमि से जोड़ने का काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव, यानी विदेश और भारत के अन्य राज्यों में बसे राजस्थानियों को राज्य से जोड़ना, उनकी सांस्कृतिक और भावनात्मक नजदीकियां बनाए रखना। दूसरा, प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। राजस्थान लौटने या निवेश करने के इच्छुक जितने भी प्रवासी राजस्थानी हैं उनको जानकारी या सुविधा उपलब्ध करवाना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार आदि अवसरों से उनको जोड़ देना। और राजस्थान की कला, संस्कृति, लोक संगीत, खान पान और परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना। ये जो क्वेश्चंस हैं ये वनडे एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर आपके मेंस एग्जाम्स अगर आप लिख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और वैसे भी आजकल वनडे एग्जाम्स केवल फैक्चुअल वाइज नहीं रह गए हैं, प्रॉपर कथन कारण ना उस पर बेस्ड आते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल में याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम फैक्ट्स तो पूछे क्वेश्चन में आपको, लेकिन साथ में जितनी हो सकती है उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ में दें। अब देखते हैं कि राजस्थान फाउंडेशन द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां इम्पोर्टेंटली कराई जाती है। तो NRI कॉन्क्लेव या प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन करवाए जाते हैं और निवेश, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन के लिए एक सिंगल विंडो सुविधा प्रदान करते हैं। ये विदेशों में जितने भी राजस्थान दिवस और सांस्कृतिक उत्सव होते हैं उनका आयोजन किया जाता है इनके द्वारा, और राज्य सरकार और प्रवासी राजस्थानियों के बीच में संवाद की सुविधा को उत्पन्न करते हैं, यानी एक समन्वय का कार्य करते हैं ये। इसका महत्व क्या है? तो राजस्थान फाउंडेशन राज्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक है। यह प्रवासी राजस्थानियों को राज्य की योजनाओं, अवसरों और परियोजनाओं से जोड़े रखता है। पर्यटन, उद्योग, शिक्षा और सामाजिक विकास को गति मिलती है इससे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। पर्यटन निवेश को बढ़ावा देने हेतु भूमि आवंटन के लिए न्यूनतम निवेश सीमा को राज्य सरकार ने कितना कर दिया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल। तो इसकी निवेश के लिए ना भूमि आवंटन के लिए न्यूनतम निवेश सीमा कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा 100 करोड़ से कितनी कर दी गई है? 50 करोड़ तक। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए भूमि आवंटन हेतु न्यूनतम जो निवेश सीमा है वो 100 करोड़ से 50 करोड़ कर दी गई है। हम सीधे सूजस में से या फिर ना जितने भी न्यूज़पेपर है उसी में से आपको क्वेश्चंस बना रहे हैं, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इन्हीं में से बनते हैं। सूजस से उठाते हैं वो क्वेश्चंस, न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस पिकअप करते हैं और सीधे वो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं से भी एक अगर छोटे से छोटा भी फैक्ट मिल रहा है तो हम उससे आपको क्वेश्चन बनाकर दे रहे हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे चुके नहीं है ना। तो देखिए सूजस में न्यूज़ आई थी, इसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि पर्यटन निवेश में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने भूमि आवंटन के लिए न्यूनतम निवेश को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितना कर दिया गया है? 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है ना। इससे क्या होगा? संशोधन से हेरिटेज, वेलनेस और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र के साथ साथ घरेलू निवेशकों को भी भागीदारी का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिप्स 2024 में पर्यटन निवेश के लिए न्यूनतम सीमा को घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 10 करोड़। राजस्थान सरकार ने रिप्स 2024 के अंतर्गत पर्यटन निवेश की न्यूनतम सीमा है ना, देखो ये लिखा हुआ, न्यूनतम सीमा कितनी कर दी गई है? 50 करोड़ रुपए से घटाकर 10 करोड़ रुपए गई है। और कौन से पैकेज के अंतर्गत? स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत है ना। इंसेंटिव जो हो रहा है उसको इसके लिए 50 करोड़ से घटाकर कितनी कर दी गई है? 10 करोड़ कर दी गई है। अब पढ़ते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के बारे में, यानी रिप्स 2024 के बारे में है ना। यह एक निवेश प्रोत्साहन योजना है राजस्थान सरकार की, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में निजी जो निवेश है उसको बढ़ावा देना है।
यह योजना राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के बाद शुरू की गई थी। अब कब से कब तक लागू हो रही है, तो यह 8 अक्टूबर 2024 से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि रिप्स 2024 जो है वो 8 अक्टूबर 2024 को तो लागू हुई थी और 31 मार्च 2029 तक रहने की व्यवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन में बार बार पूछ सकते हैं इसको। इसका जो कार्यान्वयन है वो, यह योजना राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आती है और जिला स्तर पर जिला उद्योग व वाणिज्यिक केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। इसका उद्देश्य राजस्थान में निजी निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही नए उद्योगों की स्थापना, विविधीकरण और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करना है। मुख्य प्रावधान की बात की जाए इसमें, तो इसमें नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, यानी विनिर्माण क्षेत्र में नए उद्योगों को 10% तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है। इसमें दिया जाता है हवाई, अंतरिक्ष, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, कृषि प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट पुनर्चक्रण जैसे जो नए क्षेत्र हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा, ज्ञान आधारित उद्योग और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों को भी सेवा क्षेत्र में इसमें शामिल किया गया है, यानी सेवा क्षेत्र का जो है वो विस्तार किया गया है। तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल है इसमें? उच्च शिक्षा, ज्ञान आधारित उद्योग और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, यानी निवेश को आकर्षित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जयपुर और जोधपुर में स्थापित किए गए अत्याधुनिक डेटा सेंटर किस श्रेणी के हैं? तो टीयर 2 के, टीयर 3 के, टीयर 4 के या टीयर 5 के। तो किसके हैं जयपुर और जोधपुर में? तो 2 जगह स्थापित हो रहे हैं। ये यहाँ से आपको पता ही चल गया कि अत्याधुनिक डेटा सेंटर कहाँ का स्टार्ट हो रहे हैं, जयपुर में और जोधपुर में। और कौन से श्रेणी के हैं? तो टीयर 4 श्रेणी के हैं। तो यही चीज़ है, जयपुर और जोधपुर में याद रखिएगा दोनों जिलों के नाम जयपुर और जोधपुर है ना, जहाँ पर आधुनिक जो टीयर 4 डेटा सेंटर जो है वो स्थापित किए गए हैं। पढ़ते हैं डिटेल से राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर के बारे में। इससे रिलेटेड न्यूज़ पहले भी आ चुकी है सूचक में, हमने पहले भी डिस्कस आपको कर रखा है। अगर आप डेली के वीडियोस देखेंगे तो आपके करंट अफेयर्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। पर आप यही है कि रेगुलर वेज में आप देखें, हर वीकली आ रहा है। पहले डेली यूट्यूब क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे डेली की करंट अफेयर्स की, और अब वीकली हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन आपके एक भी क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है या एग्जाम में आने की दृष्टि से है वो कहीं भी बाहर नहीं जाएगा इस क्लासेस से, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो पढ़ते हैं राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर के बारे में। देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है। इसे राजस्थान सरकार ने अपने डिजिटल राजस्थान मिशन के तहत स्थापित किया है। इसके अंतर्गत जयपुर में 4 डिजास्टर रिकवरी साइट और जोधपुर में 1 टीआर साइट शामिल है। यानी आगे ना वो बात, जयपुर और जोधपुर में दोनों जगह शामिल है। इसकी जो कुल क्षमता कितनी है? 800 रैक है। इनमें से 600 रैक जो है RSTC 54 में है और टायर 4 डिज़ाइन पर आधारित है, जो 99.995% अप टाइम की गारंटी देता है। तो जो क्वेश्चन आया था कि किस श्रेणी में है, टायर 1, 2, 3, 4 है ना, तो आपको समझ में आया टायर 4 डिज़ाइन का क्या होता है कि कोई भी अगर ये टायर 4 डिज़ाइन पर आधारित है, इसका मतलब इसका जो अप टाइम की जो गारंटी है वो कितनी है? 99.995% है ना, अप टाइम की गारंटी दे रहा है ये सिस्टम सेंटर है ना। कहाँ पर है? जयपुर और जोधपुर में, दोनों में है ना। निजी नहीं है, याद रखना, सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रिप्स से ही है। रिप्स 2024 योजना के तहत आईटी और ITES प्रोजेक्ट्स को सरकार द्वारा दिए गए 3 तरीके के असेट क्रिएशन इंसेंटिव से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी जो भी इसमें से रॉन्ग जो स्टेटमेंट है आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो या तो 3 स्टेटमेंट है, तीनों सही हैं, तो आप 4th ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो तीनों में से एक को। तो पढ़ें अच्छे से आराम से इसको। पहला ऑप्शन दे रखा है कि रिप्स 2024 जो योजना है इसके तहत आईटी और ITES प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक 75% SGST की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। दूसरा, 20% कैपिटल सब्सिडी या 1.4% टर्नओवर लिंक इंसेंटिव का विकल्प उपलब्ध है यहाँ पर। तीसरा, एक बार विकल्प चुनने के बाद कंपनियां जो है वो हर 3 साल में विकल्प बदल सकती है। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरकार के द्वारा दिए गए 3 तरह के असेट क्रिएशन इंसेंटिव में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसी को देखना है। तो इसका गलत है ऑप्शन
एक बार विकल्प चुनने के बाद कंपनियां हर 3 साल में विकल्प बदल सकती है, तो इसका होगा नहीं बदल सकती। तो अब पढ़ते हैं हम इसको डिटेल से। ये देखिए क्वेश्चन न्यूज़ आई थी, जयपुर आईटी और आईटीएस का राइजिंग हब बना। अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे इसको ना। रिस्क 2024 योजना के तहत आईटी और आईटीईएस प्रोजेक्ट्स को सरकार द्वारा 3 तरह के, है ना, कितने तरीके के अगर कथन में आ जाए तो 3 तरह के असर्ट क्रिएशन इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। कंपनियों को इनमें से किसी भी एक विकल्प को चुनने का अवसर भी मिलेगा। अब कौन कौन से वो 3 तरीके के हैं वो देख लेते हैं। पहला, 7 वर्षों तक, है ना, 75% SC/ST की प्रतिपूर्ति, है ना, यानी कंपनियों द्वारा जितने भी जमा किए गए SC/ST का 75% हिस्सा जो है उन्हें वापस मिल जाएगा। दूसरा, परियोजना पर किए गए पूंजीगत निवेश पर 20% की सब्सिडी दी जाएगी। कितने परसेंट की सब्सिडी दी जा रही है? 20% की। और कंपनियों के कुल टर्नओवर पर 1.4% के हिसाब से प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव कितना मिलेगा? 1.4% के हिसाब से। तो ये तीनों ही पॉइंट्स को याद रखना। 75% का हिस्सा जो होता है कुल GST का वो वापस कर दिया जाएगा, 20% की सब्सिडी दी जाएगी पूंजीगत निवेश पर, और कुल टर्नओवर पर 1.4% के हिसाब से प्रोत्साहन दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा ऑप्शन गलत हुआ था, याद रखिएगा कि यह कंपनी एक बार किसी विकल्प का चुनाव कर लेगी तो वही लाभ उसको पूरे 7 साल तक लागू रहेगा। हमारा ऑप्शन में क्या लिखा था? 3 साल तक, तो 3 साल गलत होगा। सही आंसर क्या होगा? पूरे 7 साल तक लागू होगा वही विकल्प, वो बार बार बदल नहीं सकती। इसका महत्व क्या है? तो यह नीति आईटी कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षित करने की और राज्य को आईटी और आईटीईएस का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम जो कदम है वो साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 16, सितंबर 2025 तक राजस्थान में कितने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा चुका है? तो ऑप्शन है 419, 429, 439 या 449। तो इसका क्या सही होगा कि कितने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा चुका है सितंबर 2025 तक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 429। फैक्चुअल है लेकिन न्यूज़ में आया है इसलिए हमने बताया आपको। राजस्थान में सितंबर 2025 तक 429 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा चुका है। साथ ही 1232 इकाइयों को भूमि उपलब्ध कराई गई है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखिएगा किसके बारे में बात हो रही है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, जिसमें से भी कंपोनेंट बी की। जयपुर जिले में 5,500 किसानों को सोलर पंप लगाने का अवसर मिलेगा। राजस्थान में कुल 60,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का नोडल विभाग ऊर्जा विभाग है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका गलत आंसर क्वेश्चन ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। इस योजना का जो नोडल विभाग है वो ऊर्जा विभाग नहीं है, वो कौन सा है? उद्यान विभाग। तो एक बार आइडिया लगता है ना दिमाग में, सोचें तो लगेगा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना तो सोलर पंप से है, तो एनर्जी से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं इसका तो ऊर्जा विभाग सही होगा। ऊर्जा विभाग नहीं है, उद्यान विभाग है, और यह न्यूज़ में सूचक में दे रखा है ना। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी के बारे में। इस योजना के अंतर्गत जयपुर जिले के कितने 5,500 किसानों के खेतों में सोलर पंप लगवाए जाएंगे। याद रखना कौन से जिले के? तो जयपुर जिले में कितने 5,500 किसानों में के, ना, खेतों में। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों को बिजली संकट से निजात दिलाना और सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ावा देना। पूरे राजस्थान में 60,000 किसानों को इस योजना का फायदा दिया जाएगा। और इस योजना का नोडल विभाग कौन सा है? उद्यान विभाग। ये देखो, ये पूरी वो आई थी, न्यूज़ आई थी सूजस में। इसमें बहुत ही अलग से लिखा हुआ है कि उद्यान विभाग जो है वो इस योजना का नोडल विभाग है। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और कौन से जिले में है? जयपुर जिले में 5,500 किसानों के खेतों में सोलर पंप लगवाए जाएंगे। पढ़ लेते हैं इस योजना के बारे में और डिटेल से। तो वित्तीय सहायता और लागत विभाजन की अगर बात की जाए तो सोलर पंप लगाने की लागत का 60% हिस्सा जो है वो सरकार देगी और केवल 40% राशि का भुगतान करना होगा किसानों को। तो ये रेशो भी याद रखिएगा, 60-40 का रेशो है। 60% जो हिस्सा है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा और 40% जो राशि का भुगतान है वो केवल 40% जो है वो किसको करना पड़ेगा? किसानों के द्वारा। अनुसूचित जाति और जनजातियों के किसानों को अतिरिक्त 45,000 की छूट मिलेगी। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है कि
अनुसूचित जाति और जनजातियों के किसानों को अतिरिक्त कितने रुपए की राशि की छूट दी जा रही है? तो ऑप्शन आ सकता है 40,000, 45,000, 50,000 या 55,000। तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए कितने रुपए की दी जा रही है? 45,000 की छूट। ठीक है। किसानों के लिए शर्तें हैं कि किन किसानों को मिलेगा। तो जैसे वे किसान जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि किसान सिंचाई के लिए वैकल्पिक साधन जैसे डीजल इंजन आदि पर निर्भर हैं तो वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं। योजना के लाभ क्या क्या होंगे? तो किसानों को सिंचाई के लिए बिजली संकट से मुक्ति मिलेगी। डीजल ईंधन की जगह सौर ऊर्जा पंप लगने से ईंधन पर खर्च कम होगा और पर्यावरण प्रदूषण भी घटेगा। अतिरिक्त छूट मिलने से SC/ST किसानों को विशेष लाभ होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी क्योंकि बिजली और डीजल का जो खर्च है वो बचेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक फैक्ट को आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। जीटो कनेक्ट 2025 के संदर्भ में क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसका चयन कीजिए। इनका जो पोस्टर है विमोचन जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया है। यह कार्यक्रम हैदराबाद में हुआ था। यह आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है और यह राज्य सरकार की पहल है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? मतलब कौन सा गलत है? सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पढ़ते हैं जीटो कनेक्ट के बारे में। जीटो कनेक्ट जो 2025 है वो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहल है, राजस्थान सरकार की पहल नहीं है। किसकी है? जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहल है। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उद्यमियों से मुलाकात की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी दौरान उन्होंने जीटो कनेक्ट जो 2025 है इसके पोस्टर का विमोचन भी किया था। राजस्थान के जैन समुदाय ने न केवल व्यापार और उद्योग में बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जैन उद्यमियों ने अपने व्यावसायिक कौशल, नैतिक मूल्यों और दूरदृष्टि से राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है और इसी ऑर्गेनाइजेशन का यह सम्मेलन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। राज्य स्तरीय अमृता हाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। राज्य स्तरीय अमृता हाट, तो एक बार इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। अमृता हाट का जो आयोजन है वो 21 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक जयपुर में किया गया। इस आयोजन में केवल सरकारी विभागों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी की गई। यह आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राज्य महिला आयोग द्वारा किया गया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे रिलेटेड कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस योजना में केवल सरकारी विभागों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी की गई, ये गलत है। अब पढ़ते हैं हम इसको डिटेल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रही हूँ, एक एक लाइन्स को अच्छे से पढ़ना। तो राज्य स्तरीय जो अमृता हाट है इसका आयोजन कब किया गया? 21 सितंबर से 30 सितंबर तक किया गया। कहाँ पर किया गया? JKK यानी जवाहर कला केंद्र दीप स्मृति जयपुर में किया गया। तो जगह भले भूल जाओ पर ये याद रखना कि जयपुर में किया गया है। किस जिले में किया गया? राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन जयपुर में कब किया गया है? 21 सितंबर से 30 सितंबर तक किया गया है। यह आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा करवाया गया है। ये भी याद रखिएगा किस किस के द्वारा करवाया गया है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा। अब इस अमृता हाट के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की भागीदारी। इस हाट में महिला स्वयं सहायता समूह जो होते हैं विभिन्न महिला उत्पादक संगठनों को अपनी प्रतिभा एवं कौशल अवसर दिखाने का अवसर मिला। लगभग 175 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस हाट से प्रत्यक्ष रोजगार में आय का अवसर प्राप्त हुआ और इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। कौन कौन से प्रदर्शित उत्पाद जो है उसका प्रदर्शन हुआ? तो महिलाओं द्वारा निर्मित वस्त्र, आभूषण, सजावटी सामान, हर्बल उत्पाद आदि जो हैंडलूम और हस्तशिल्प आदि की बिक्री की गई। यहाँ स्थानीय उत्पादों के साथ साथ हस्तकला और पारंपरिक वस्तुएं भी आकर्षण का केंद्र बनी। इसका अगर महत्व देखा जाए तो इस आयोजन ने न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया बल्कि स्थानीय जो हस्तशिल्प है ना, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों का जो संरक्षण है एवं संवर्धन में भी अहम भूमिका निभाई है। महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने में उनके उत्पादों की मांग बढ़ाने में यह कार्यक्रम सहायक सिद्ध हुआ है। फिर से इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि राज्य स्तरीय जो अमृता हाट कार्यक्रम है वो कब कहाँ पर हुआ है?
तो उसका आयोजन हुआ है जयपुर जिले में। कब कब हुआ है? तो 21 से 30 सितंबर तक हुआ है ना। इन दोनों ही चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गौ संरक्षण एवं किसानों के हित में की गई घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कुछ घोषणाएं की गई है राज्य सरकार द्वारा गौ संरक्षण से रिलेटेड तथा किसानों से रिलेटेड, है ना। तो देखते हैं कौन सा कथन है जो गलत है उससे रिलेटेड। राज्य सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं को मिलने वाला जो अनुदान है उसको बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन करने की घोषणा दी है। या छोटे बछड़ों के लिए अनुदान जो है वो 30 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। बजट वर्ष 25-26 में लघु एवं सीमांत किसानों को बैलों से खेती करने पर 30,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। या इसमें सभी सही हैं या कोई एक गलत है? इसका आंसर बताएं। इसका होगा ऑप्शन 4, यानी सारे ही सही हैं। राजस्थान सरकार ने, हम इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे ये तीनों पॉइंट्स को जो पीछे ऑप्शन में थे। राज्य सरकार ने गौ संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। अब क्या क्या किया है उसके बारे में देखते हैं। बजट में यह निर्णय किया था राज्य सरकार ने कि पंजीकृत गौशालाओं को मिलने वाला जो अनुदान है वो 50 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन किया जाएगा। ठीक है, जो पंजीकृत गौशालाएं हैं उनमें वो कितना मिलेगा अनुदान प्रतिदिन, है ना। कितना मिलेगा? प्रति गाय 50 रुपये दिया जाएगा। और जो छोटे बछड़े हैं उनके लिए 25 रुपये प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जाएगा। यह कदम प्रदेश में गौशालाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और पशुपालन को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हो गया ना गलत। छोटे जो बछड़ों के लिए अनुदान 30 रुपये प्रतिदिन दिखा रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए इसको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन जो है वो गलत है ना। इसका सही यहाँ 30 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। छोटे बच्चों को कितना दिया जाएगा? 25 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा, है ना। 2 ऑप्शन कर लेना इसको। यह कदम प्रदेश में गौशालाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और पशुपालन को बढ़ावा देगा। तो कंक्लूड कर लेते हैं पहले। पंजीकृत गौशालाओं में प्रतिदिन प्रति गाय कितना दिया जाएगा अनुदान? 50 रुपये। और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये दिया जाएगा, यानी हाफ कर दिया गया है ना। राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत लघु व सीमांत किसानों को, कौन कौन से किसानों को, ये भी याद रखिएगा, लघु और सीमांत किसानों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रत्येक पात्र किसान को इसके लिए 30,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। यह प्रावधान उन किसानों को सीधा लाभ देगा जो परंपरागत तरीकों से खेती करते हैं और जिनकी आजीविका जो है वो पशुपालन पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। हाल ही में सूजस में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो वर्ष 2023 से 25 तक प्रदेश में अपराधों में 19.45% की कमी दर्ज की गई है। या अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामलों में 18.77% की कमी आई है। महिला अत्याचार के मामलों में 9.24% की कमी दर्ज की गई है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसको हम अच्छे से और पढ़ लेते हैं। वर्ष 2023 से वर्ष 2025 के बीच में अपराधों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो सही होगा इसका 19.45% की कमी आई है। अच्छे से याद कीजिएगा। वर्ष 2024 से 25 के दौरान जो अपराध हैं उसमें 13.90% की कमी आई है। तो दोनों ही फैक्ट याद करना कि यानी अगर 2 साल में देखा जाए, यानी 23 से 25 के बीच में देखा जाए तो 19.45% है, और 2024 से 25 के बीच में देखा जाए तो 13.90% की कमी आई है ना। तो दोनों फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। वहीं अगर अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामलों में 17.80% की कमी आई है, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामलों में 18.77% की कमी दर्ज की गई है। यह दर्शा रहा है कि सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में भी प्रदेश सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। यह जो फैक्ट्स हैं ये डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जब भी अगर मान लो निबंध होता है ना, या कोई भी क्वेश्चन आता है कि सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में, है ना, अगर आपको कुछ भी पॉइंट ऐड करना होता है उससे रिलेटेड, तो आप इन फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इन फैक्ट्स को यूज़ कर दिया तो आपके डेफिनेटली पॉइंट्स होंगे वो प्लस हो जाएंगे। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार जो महिला अत्याचार है उसके मामलों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 9.24% की कमी दर्ज की गई है।
क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। जयपुर के त्रिवेणी नगर आरओबी से गुज्जर की थड़ी तक बनने वाले एलिवेटेड रोड से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया है। इस एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई जो है 2160 मीटर होगी। इस परियोजना की कुल लागत 218 करोड़ रुपए होगी। इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें से कोई नहीं। पढ़ते हैं इसको डिटेल से। त्रिवेणी नगर आरओबी गुज्जर की थड़ी जो एलिवेटेड रोड का जो है वो शिलान्यास किया गया है। न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने 29 सितंबर को कब किया था? 29 सितंबर को कहाँ पर? जयपुर में किया गया है। त्रिवेणी नगर आरओबी से गुज्जर की थड़ी तक एक एलिवेटेड रोड है, उसकी आधारशिला रखी है। इस एलिवेटेड रोड जो है वो लगभग 2160 मीटर लंबा और 17.20 मीटर चौड़ा होगा। इसके जो निर्माण की जो लागत है वो 218 करोड़ रुपए की है। कुल 88 पिलर इसमें बनाए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी आधारशिला या शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन में आ सकता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है। और यह जो त्रिवेणी नगर आरओबी से गुज्जर की थड़ी तक जो बनने वाला एलिवेटेड रोड है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो जयपुर में बनाया जा रहा है। कितना लंबा हो रहा है? 2160 मीटर लंबा और 17.20 मीटर चौड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कटाई के बाद फसल क्षति का दावा कितने दिन तक किया जा सकता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर फैक्ट बार बार न्यूज़ में आ रहा है तो हम इससे रिलेटेड बार बार ही आपसे क्वेश्चन बना रहे हैं और व्याख्या भी बार बार आपको एडिशनल दे रहे हैं, ताकि वो बार बार आपको अगर रिपीट होती जाएंगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपका रिविज़न अच्छे से हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन भी योजना भी बार बार आ रही है सूजस में, इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर बताएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कटाई के बाद फसल क्षति का दावा जो है वो कितने दिन तक किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 14 दिन तक। पढ़ते हैं डिटेल से इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो राजस्थान है, इसका जो शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2016 में की गई थी। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट, रोग व मौसम की अनियमितताओं से सुरक्षा देना इसका उद्देश्य है। और योजना से किसानों को बुवाई से लेकर कटाई तक की, कब से? बुवाई से लेकर कटाई तक का जो बीमा सुरक्षा कवच है वो प्राप्त होता है। राजस्थान में अगर इसका बीमा प्रीमियम देखें जो 2025 तक अभी हाल फिलहाल यही चल रहा है, आगे अगर इसमें सरकार संशोधन कर देती है तो चेंज हो जाएगा। अभी कितना है? तो खरीफ फसलों के लिए तो दिया जाता है 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5%, व्यवसायिक या बागवानी फसलों के लिए 5% दिया जाता है। शेष प्रीमियम जो है वो राज्य व केंद्र सरकार मिलकर देती है। अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान में बीमा प्रीमियम जो है वो खरीफ फसलों को कितना दिया जा रहा है? 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यवसायिक व बागवानी फसलों के लिए 5%। और शेष किसके द्वारा जो प्रीमियम है वो राज्य व केंद्र सरकार द्वारा मिलकर देती है। जिलेवार अगर अधिसूचना के आधार पर प्रमुख फसलों की बात की जाए तो खरीफ फसलों में कौन कौन सी? बाजरा, मूंग, मूंगफली, ज्वार, तिल, ग्वार, चौला आदि आते हैं। रबी में गेहूं, जौ, सरसों, चना, इसबगोल। और बागवानी में टमाटर, प्याज, अनार आदि फसलें जो हैं वो अधिसूचित हैं। योजना की मुख्य विशेषता की बात की जाए अगर राजस्थान में देखी जाए तो सूचना देना अनिवार्य। कटाई के बाद खेत में अगर रबी फसल यदि प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि से प्रभावित होती है तो किसान, ओलावृष्टि आ गई, चक्रवात आ गया ना, या बेमौसम की बरसात आ गई, उससे अगर फसल जो है प्रभावित हो गई है तो किसान को 72 घंटे के भीतर सूचना देनी होगी। ये याद रखिएगा कि कितना समय दिया गया है, मैक्सिमम 72 घंटे के भीतर उनको सूचना देनी होगी कटाई के बाद, है ना। और सूचना देने का साधन क्या होगा? वो कृषि रक्षक पोर्टल पे भी कर सकते हैं सूचना, और या हेल्पलाइन नंबर पर भी बता सकते हैं। नुकसान का जो आकलन है वो किया जाएगा फसल कटाई प्रयोग से CCE से पता करेंगे। और व्यक्तिगत अगर नुकसान हो रहा है तो बीमा करवाएं, किसान के केस के आधार पर बीमा करवाया जाएगा। मुआवजा सीधा किसानों के बैंक खाते में DBT द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य से संबंधित हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि हाईकोर्ट ने नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में एक जजमेंट दिया था। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे यहाँ जितने भी अभ्यारण्य हैं या वन्य नेशनल पार्क हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो पढ़ते हैं उस न्यूज़ को कि हाईकोर्ट ने
क्या आदेश दिया था, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी? तो ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है 16 दिसंबर 2024 को जारी एक आदेश के जरिए नाहरगढ़ अभयारण्य की सीमाओं को संशोधित करने का प्रयास किया गया था। दूसरा, हाईकोर्ट ने अभयारण्य की मौजूदा सीमाओं में किसी भी प्रकार के बदलाव पर रोक लगा दी है और नाहरगढ़ अभयारण्य में इको सेंसिटिव जोन में वन्य जोन दोनों ही शामिल रहेंगे, यह भी मतलब उन्होंने आदेश दिया है। या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर। नाहरगढ़ अभयारण्य व जयपुर के आसपास स्थित एक संरक्षण क्षेत्र है। अभी रिसेंटली आप देखो न्यूज़ में आया हुआ है कि इसकी मौजूद जो सीमा है उसमें बदलाव पर रोक लगा दी है। इसमें इको सेंसिटिव जोन और वन्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। तो पढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि, बताते हैं कि क्या फैसला था, क्या था, क्यों चर्चा में रहा है और आदेश क्या आए हैं हाईकोर्ट के। हाल ही में राज्य सरकार ने इसके क्षेत्रफल को पुनः निर्धारित करते हुए कुछ इलाकों को इससे बाहर करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को लेकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े पक्षकार ने अदालत में याचिका दायर की और याचिका में कहा गया कि नाहरगढ़ अभयारण्य की मौजूदा जो सीमाएं हैं उससे छेड़छाड़ कर इसके कुछ हिस्से को अलग कर किया जा रहा है, जबकि ये क्षेत्र जो है पारिस्थितिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए भी आदेश दिया है कि नाहरगढ़ अभयारण्य की मौजूदा सीमा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। पहले क्या हुआ था, पहले इसको बाहर कर दिया गया था, कुछ सीमाओं को इको सेंसिटिव जोन जो वन्य क्षेत्र है नाहरगढ़ अभयारण्य के, उनको इस सीमा से बाहर कर दिया गया था। तो दोबारा अपील की गई और दोबारा अब राजस्थान हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है उन्होंने सुनाया कि नाहरगढ़ अभयारण्य में इको सेंसिटिव जोन और वन्य क्षेत्र जो है दोनों ही शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ SMJ को शपथ पत्र प्रस्तुत करने और PCCF को हलफनामा देने के लिए भी कहा गया है। इम्पोर्टेंट यही है कि नाहरगढ़ अभयारण्य के अंतर्गत इको सेंसिटिव जोन और वन्य जोन दोनों को शामिल करने का आदेश दिया गया है। वही दोबारा से पृष्ठभूमि की बात करें तो 16 दिसंबर 2024 को अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो ऑप्शन था हमारा भी पूछा गया था कि यह आदेश कब जारी किया गया था कि इसकी सीमाओं को संशोधित करने का प्रयास किया गया था, तो 16 दिसंबर 2024 को जारी एक आदेश के जरिए नाहरगढ़ अभयारण्य की सीमाओं को संशोधित करने का प्रयास किया गया था, जिसको अब दोबारा शामिल करने का दे दिया है आदेश। अब पढ़ते हैं नाहरगढ़ अभयारण्य के बारे में। 52.40 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत नाहरगढ़ अभयारण्य की स्थापना जो है वो 22 सितंबर 1980 को की गई थी। इस अभयारण्य को 4 जून 2016 को राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान स्थापित किया गया है। इसमें देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है तथा वर्ष 2006 में एलिफेंट सफारी की भी शुरुआत की गई है। अजमेरू पब्लिकेशन के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा हेतु सॉल्व मॉडल पेपर प्रकाशित किए जा चुके हैं। यहाँ इसमें 10 मॉडल पेपर दिए गए हैं जिन्हें हमारे विशेषज्ञों द्वारा बहुत मेहनत करके तैयार किया गया है। यह बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है तथा नवीनतम 41 जिलों को दृष्टिगत रखते हुए इनका निर्माण किया गया है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं RPSC की, RSS भी किसी भी एग्जाम की, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर ग्राम विकास अधिकारी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इनको लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। यकीन ये आपकी जो पढ़ाई है उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसमें हमने विगत परीक्षा का भी पेपर शामिल किया है ताकि आपको पता चले कि पिछले साल किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर की स्टडी करें और उसके बाद इन मॉडल पेपर की तैयारी कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और अभी आगामी कुछ दिनों में रीट मेंस लेवल 2 की सामाजिक अध्ययन जो होता है उसके 10 मॉडल पेपर की बुक्स प्रकाशित की जा रही है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम लेकर आए हैं। विगत जो पेपर है जो लेवल 2 का मुख्य परीक्षा का, वो भी इसमें संकलित किया गया है, जिससे आपको पिछले परीक्षा का पेपर भी देख पाएँ, आप उसका एनालिसिस कर पाएँ और अच्छे से उसका एनालिसिस करने के बाद 10 मॉडल पेपर जो दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। आप इन दोनों ही बुक्स को अभी जल्द ही प्रकाशित होने वाली है, रीट मेंस लेवल 2 की बुक, और ग्राम विकास अधिकारी को तो आप अभी ही अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ला सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और रीट मेंस लेवल 2 की बुक भी बहुत जल्दी आप प्रकाशित होने वाली है। हम इसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। इनके लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बीती तिमाही अप्रैल-जून 2025 में राजस्थान के निर्यात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 10.25%।
12.50%, 14.37% या फिर 16%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 14.37%। पढ़ते हैं डिटेल से इसको। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के निर्यात में, है ना, बीती तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई है। यह वृद्धि उस समय हुई है जब वैश्विक स्तर पर व्यापारिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रही है और ट्रम्प टैरिफ जैसी नीतियों के कारण निर्यातकों को मुश्किलों का सामना कर पड़ रहा है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बढ़त देखी गई है। तो मुख्य बिंदु की अगर इनमें बात की जाए तो देखो लिख रखा, राज्य के निर्यात में 16% से भी अधिक की रिकॉर्ड की वृद्धि दर्ज की गई है ना। तो बीती तिमाही जो है अप्रैल जून 2025 में राज्य के निर्यात में 14.37% की जो वृद्धि है दर्ज की गई है और वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही की तुलना में यह वृद्धि अधिक हुई है, यानी पिछली वर्ष की इसी तिमाही के बदले में। अब देखते हैं कुल निर्यात मूल्य। तो अप्रैल जून 2024 में अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो राज्य का जो निर्यात मूल्य था वो कितना था? 70,324.29 करोड़ रुपए, जबकि इस साल अप्रैल जून 2025 में यह जो है कितना वृद्धि हुई है? 80,171 हो गया, यानी 70,324 से कितना 80,171 करोड़, यानी केवल 3 महीनों में निर्यात में लगभग कितना डिफरेंस आ गया? 9,847 करोड़ की बढ़त हुई है ना। सालाना आधार पर राजस्थान के निर्यात में 16% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान के जो अगर निर्यात देखा जाए तो मुख्य रूप से निम्न उत्पादों में बढ़ा है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी में, इंजीनियरिंग गुड्स में, टेक्सटाइल में, स्टोन मार्बल ग्रेनाइट में, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और लेदर प्रोडक्ट्स में और कृषि उत्पाद में, फूड प्रोसेसिंग आइटम्स में। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने किसे चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, इसका मतलब जो ऑप्शन है पहले पढ़ लेते हैं। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, वैजयंती जय पांडा या विप्लव कुमार देव। तो किनको बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धर्मेंद्र प्रधान जी को। तो पढ़ते हैं इसको डिटेल में। ये देखो न्यूज़ आई थी तो इसीलिए हमने इस पर क्वेश्चन बनाया था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कहाँ? बिहार, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कहाँ का बनाया गया है? बिहार विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रभारी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का और तमिलनाडु में पार्टी उपाध्यक्ष वैजयंती जय पांडा को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर पंकज दहादीज और डॉक्टर प्रियंका शर्मा का नाम विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। यह सूची स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और एल्सेवियर बीवी नीदरलैंड द्वारा जारी की गई है। इनका शोध कार्य मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेज प्रोसेसिंग क्षेत्र से संबंधित है और इनका संबंध राज्य के पाली जिले से है। तो निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है, उसका चयन करें। तो इसमें होगा इनका जो संबंध है वो राज्य के पाली जिले से नहीं है, जयपुर से है ना। तो इसमें आपको पता चल गया ना, निम्न कथनों में से असत्य कथन है ना, उसको सही कर लीजिए। इसमें असत्य कथन का चयन करना था चारों में से। तो कौन सा इसका सही असत्य कथन है कि इनका संबंध जो है राज्य के पाली जिले से नहीं है, जयपुर जिले से है ना। तो पढ़ते हैं इसको डिटेल से। हम न्यूज़ कटिंग साथ में आपको इसलिए देते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि हम जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक है और ऑथेंटिक जगह से ही उस न्यूज़ को लिया गया है, फैक्ट्स को लिया गया है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस न्यूज़पेपर से या कहाँ से संग्रहित कर रहे हैं। सूजस से ले रहे हैं तो सूजस की कटिंग हम साथ में दे रहे हैं कि हम केवल कह नहीं रहे हैं कि सिर्फ सूजस में लिया है, हम उसके साथ आपको प्रूफ भी दिखा रहे हैं कि सूजस की कटिंग साथ में देते हैं। अगर पत्रिका में से लिया है तो पत्रिका की कटिंग साथ में देते हैं ना। तो सिर्फ कह नहीं रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ में प्रूफ भी है। तो कटिंग देखिए, उसके बाद आप हमारी न्यूज़ को पढ़िए ना। तो डॉक्टर पंकज दहादीज और डॉक्टर प्रियंका शर्मा ना, इनके नाम याद रखिएगा, डॉक्टर पंकज दहादीज और डॉक्टर प्रियंका शर्मा। इनको विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। यह बहुत ही गर्व की बात है राजस्थान के लिए। और यह सूची हाल ही में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और नीदरलैंड की एल्सेवियर बीवी द्वारा जारी की गई है, जिसमें विश्व भर के केवल 2% वैज्ञानिकों को स्थान मिला है। तो पूरे विश्व में से सिर्फ 2% वैज्ञानिकों में से जयपुर के, राजस्थान के जो जयपुर जिले से संबंधित हैं, डॉक्टर पंकज दहादीज और डॉक्टर प्रियंका शर्मा को इसमें स्थान मिला है। इसलिए यह न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर
इनके संस्थान में पद के बारे में बात करें तो डॉक्टर पंकज दादी जो है वो स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जयपुर में है उसके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं। और वहीं डॉक्टर प्रियंका शर्मा स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान जो जयपुर में है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है। यानी ये दोनों ही स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जयपुर में है उस संस्थान से लीड करते हैं और पंकज दादी वहाँ पे प्रोफेसर हैं और डॉक्टर प्रियंका शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर। पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है जो याद रखने की बात है कि किन किन को मिला है, तो 2 को मिला है, डॉक्टर पंकज दादी जो डॉक्टर प्रियंका शर्मा। इन दोनों के नाम ज़रूर याद करना और किस जिले से हैं, जयपुर जिले से रिलेटेड हैं। इन दोनों का नाम जो है उन वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध कार्य किए हैं। डॉक्टर पंकज दादी को डॉक्टर प्रियंका शर्मा का शोध जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब्जेक्ट जरूर याद कर लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेज प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। इनकी रिसर्च ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ा और उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र प्रकाशित किए इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 2022 में। पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। डॉक्टर भीमराव, ये देखो लिख रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 है ना। आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान ने वर्ष 2022-23 में यह योजना जो है वो लागू की गई थी। यह योजना राजस्थान के गैर कृषि क्षेत्रों, ना ये अच्छे से याद करना, कौन से क्षेत्रों के लिए, कृषि क्षेत्रों के लिए नहीं, गैर कृषि क्षेत्रों के में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें परियोजना लागत का 25% तक मार्जिन मनी अनुदान और बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों का ब्याज अनुदान शामिल है। उद्देश्य अगर बात की जाए तो गैर कृषि क्षेत्रों में जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के योगदान और भूमिका को बढ़ावा देना है। ऋण सुविधा कितनी दी जाती है, तो 25 लाख तक जो ऋण राशि पर 9% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। 25 लाख से 5 करोड़ तक की ऋण राशि होती है तो उस पर 7% ब्याज पर सब्सिडी, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक ऋण राशि पर 6% ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ऋण गारंटी, तो बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों की गारंटी के लिए राज्य सरकार गारंटी शुल्क का भुगतान करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। और अनुदान प्रावधान, तो परियोजना लागत का 25% अथवा 25 लाख रुपए जो भी कम हो उतना मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। याद रखना, परियोजना लागत का 25% या फिर 25 लाख जो भी कम होता है उतने का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। पात्रता, कौन पात्र है इसमें? तो राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में लागू होगी। हाल ही में चर्चा में क्यों थी? क्योंकि आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के बारे में जानकारी देने के लिए लाडपुरा पंचायत समिति कोटा में 25 सितंबर को जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्र द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया था। इसी से रिलेटेड यह न्यूज में थी, इसलिए हमने इस पूरी योजना को डिस्कस किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। केंद्र सरकार द्वारा चनाब रावी राजस्थान जल हस्तांतरण परियोजना को किस वर्ष तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह जो है वर्ष 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। पढ़ते हैं हम इसको डिटेल से। केंद्र सरकार ने परियोजना की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं कि चनाब को रावी से जोड़ने वाली जो नहर और सुरंग का जो निर्माण हो रहा है वो 2029 तक पूर्ण होगा। इससे भारत अपने हिस्से के सिंधु जल का पूर्ण उपयोग कर सकेगा और राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों की जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसकी अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया था। अब भारत का लक्ष्य सिंधु नदी के अपने हिस्से के पानी का उपयोग करना है। योजना है कि सिंधु बेसिन के अतिरिक्त पानी को चेनाब के माध्यम से राजस्थान की ओर मोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए चेनाब को रावी से जोड़ने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर और 14 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है प्रस्तावित है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना के 2029 तक पूरा होने की संभावना है। हर साल सिंधु बेसिन की जो नदियां हैं उससे लगभग 175 घन किलोमीटर पानी बहता है जो अनुपयोगी हो जाता है और इसी पानी को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए राजस्थान में बड़े जलाशय बनाए जाएंगे जो भविष्य के जल संकट का दीर्घकालीन समाधान होंगे। यह योजना जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राज्य में 13 नहरों के नेटवर्क को एकीकृत करेगा। तो कौन कौन से में? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 13 नहरों के नेटवर्क को एकीकृत करेगा। सिंधु जल संधि की बात की जाए तो 1960 में हुई थी। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में पूर्व नदियां
याद रखिएगा विश्व बैंक के बीच में कब 1960 में हुई थी, भारत पाकिस्तान के बीच में हुई थी। पूर्व नदियाँ जो है रावी, ब्यास, जो सतलज की जो है उन पे तो भारत के पास विशेष अधिकार हैं, और जो पश्चिमी नदियाँ जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, उनको पाकिस्तान को अधिकांश हिस्सा मिलता है, लेकिन भारत प्रभाव में परिवर्तन के बिना सिंचाई, विद्युत और घरेलू प्रयोजनों के लिए इनका उपयोग कर सकता है। भारत वर्तमान में अपने हिस्से का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा था, इसलिए यह परियोजना महत्वपूर्ण हो गई है। अब हमने क्या किया है, इनका पूरा पानी का जो उपयोग है वो भारत द्वारा किया जाएगा। राजस्थान के लिए परियोजना क्यों महत्व है, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो नहर आधारित सिंचाई महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए। इंदिरा गांधी नहर पहले से ही पश्चिमी राजस्थान में बदलाव ला चुकी है, और यह परियोजना जल सुरक्षा को और मजबूत कर सकती है। राजस्थान में नियोजित जलाशयों से कृषि और पेयजल के लिए जल संग्रहण में भी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। हाल ही में किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन लगाया जा रहा है, तो न्यूज़ पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फ्लोटिंग फाउंटेन है ना, कहाँ पे लगाया जा रहा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर। जोधपुर की कायलाना झील पर है ना, याद रखिएगा कहाँ पे, जोधपुर में, जोधपुर की कायलाना झील पर बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन। कायलाना झील में प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन लगाया जा रहा है। यह 75 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा होगा। किसके द्वारा क्रियान्वयन किसको दिया गया है, ज्योतिर विकास प्राधिकरण द्वारा। देखो है ना, ये न्यूज में आया ना, कायलाना में लगेगा प्रदेश का सबसे बड़ा 75 मीटर लंबा फ्लोटिंग फाउंटेन। यह फाउंटेन 75 मीटर लंबा, 45 मीटर ऊंचा होगा। फाउंटेन की जो पूरी लंबाई है फ्लोटिंग सिस्टम पर आधारित है, फ्लोटिंग फाउंटेन है इसलिए फ्लोटिंग सिस्टम पर आधारित है। इसके लिए खास पाइपलाइन तैयार की गई है जिसमें नोजल, पंप्स, एलईडी लाइट्स है। यह राजस्थान का पहला इंटरेक्टिव फ्लोटिंग फाउंटेन होगा। ठीक है, याद रखें 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर बनाया जा रहा है प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फाउंटेन जो है वो बनाया जा रहा है जोधपुर में। कौन सी झील पर, कायलाना झील पर। राजस्थान का पहला इंटरेक्टिव फ्लोटिंग फाउंटेन होगा ये। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कितने परिवारों की एक दिन की कमाई 273 रुपये से भी कम है, यानी एक दिन की जो कमाई है कितनी, 273 रुपये से कम है। कितने परिवारों की है, तो इसका ऑप्शन है 10 से 50 लाख, 11.67 लाख, 12.25 लाख या 13.80 लाख। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 11.67 लाख। डिटेल से पढ़ते हैं इस न्यूज़ को। देखो ये न्यूज़ आई है, प्रदेश में 11.67 लाख परिवारों की एक दिन की कमाई जो है वो 273 रुपये से भी कम है। यही जो आंकड़े हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं। राज्य के 58,39,39,775 लोगों ने पिछले 7 महीनों में खाद्य सुरक्षा परियोजना के लिए पंजीयन करवाया, यानी 58 लाख लोगों ने, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ना, ये लिख रखा है 7 महीने में 58 लाख लोगों के खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पंजीयन करवाया गया है। तो खाद्य सुरक्षा में पंजीयन कराने के लिए ना क्या शर्त होनी चाहिए, तो पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए ना। इस योजना में वे ही परिवार पंजीयन कर सकते हैं जिनकी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए या उससे कम हो। तो 58 लोगों ने पंजीयन कराया, इसका मतलब 58 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 7 महीने में पंजीयन, मतलब उनकी पूरे परिवार की वार्षिक आय जो है 1 लाख रुपए या उससे भी कम है। इस पंजीयन से यही पता चल रहा है कि प्रदेश के 11,67,815 परिवार ऐसे जिनकी एक दिन की कमाई, औसत कमाई जो है वो 273 रुपये से भी कम है। ये देखो लिस्ट दे रखी है पूरी कि किन किन जिलों से में 1 लाख से ज़्यादा है ना, और किन किन जिलों में 1 लाख से कम है। इन लिस्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है पर लेकिन आजकल कुछ भी न्यूज़ में अगर फैक्ट्स न्यूज़पेपर में दे रखे हैं तो कहीं ना कहीं से फैक्ट उठा के वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको एक बार देख लीजिएगा इनको कि सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उससे याद हो जाएगा। कुल गरीब परिवारों की अगर संख्या देखी जाए तो कितनी है, अगर मोटे मोटे फैक्ट्स देखें तो 11.67 लाख परिवार हैं। इनकी वार्षिक आय जो है वो 1 लाख रुपए से कम है, यानी प्रतिदिन लगभग 273 से भी कम है। सर्वाधिक गरीब परिवार की बात की जाए तो सीकर जिला जो है सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब परिवार हैं, और दूसरे स्थान पर नागौर है और तीसरे स्थान पर जयपुर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। राजस्थान के किस कलाकार को मूर्ति कला क्षेत्र में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन 1 डॉक्टर गिरिराज शर्मा, ऑप्शन 2 डॉक्टर पेरिया, डॉक्टर
राम कुमार वैष्णव या मनीषा चौधरी? निम्न में से कौन सा सही आंसर है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 डॉक्टर गिरिराज शर्मा। पढ़ते हैं डिटेल से। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है 25 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश भर के 20 प्रख्यात कलाकारों को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान देने की है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो पुरस्कार है वो टोटल देश में कितने लोगों को मिला है? 20 प्रख्यात कलाकारों को मिला है। कब मिला है? 25 सितंबर को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, और भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए। राजस्थान में से किन किन को मिला है? तो राजस्थान के 2 कलाकारों को मिला है, जिनमें से पहले हैं डॉक्टर गिरिराज शर्मा जिनको मूर्ति कला क्षेत्र में मिला है, और दूसरी हैं डॉक्टर कनुप्रिया जिनको मिक्स मीडिया क्षेत्र में मिला है। तो पढ़ते हैं इनको डिटेल से। डॉक्टर गिरिराज शर्मा जिनको किस क्षेत्र में मिला है, इनका नाम याद रखिएगा और किस क्षेत्र में मिला है वो याद रखिएगा। तो गिरिराज शर्मा को किसके लिए मिला है? मूर्ति कला क्षेत्र में। डॉक्टर शर्मा लंबे समय से भारतीय मूर्तिकला की परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण को जोड़ते हुए अपने कार्यों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं, और उनके कार्य में भारतीय संस्कृति की गहराई और जीवन के विभिन्न पहलुओं की झलक मिलती है। आगे बात करें तो डॉक्टर कनुप्रिया को मिला है मिक्स मीडिया क्षेत्र में। डॉक्टर कनुप्रिया कला के माध्यम से आधुनिक समाज की भावनाओं, संघर्षों और विविधताओं को प्रस्तुत करती हैं तथा उनकी रचनाओं में रंग, रूप और नवीन तकनीक का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। पुरस्कारों का महत्व क्या है? तो राष्ट्रीय कला अकादमी पुरस्कार भारत की दृश्य कला की दुनिया में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इनका उद्देश्य कलाकारों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और भावी पीढ़ी को कला क्षेत्र में प्रेरित करना है। यह सम्मान न केवल कलाकारों की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति की समृद्ध परंपरा को भी सशक्त बनाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। राजस्थान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसको अनुच्छेद 222 में, अनुच्छेद 223 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 224 या अनुच्छेद 214। अब याद देखना है कि निम्न में से कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जिसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 223 है ना, ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा किनको किया गया है? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को। नियुक्ति और उपलब्धियों की बात की जाए तो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जो हैं वो हाईकोर्ट में 16 नवंबर 2016 को न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। 1 जनवरी 2022 को उन्होंने पटना हाईकोर्ट में कार्य किया और बाद में उन्होंने वर्ष 2023 से झारखंड हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुए। संवैधानिक प्रावधान की बात की तो आर्टिकल 223 क्या कहता है? इसमें प्रावधान है कि जब किसी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाता है या वे अनुपस्थित रहते हैं, चाहे वो अवकाश हो, स्थानांतरण हो या बीमारी आदि के कारण, तो भारत के राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान याद रखिएगा। कौन से आर्टिकल में नियुक्ति है? नियुक्ति है अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। और किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस की भूमिका और दायित्व की बात करें तो इनका जो दायित्व है वो हाईकोर्ट के संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और नियंत्रण करना, बेंच का गठन और मामलों का आवंटन करना है, न्यायिक मामलों की सुनवाई, महत्वपूर्ण संवैधानिक व कानूनी मामलों की पीठ का नेतृत्व करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। नियुक्ति और पदस्थापन संबंधी कार्य भी इनके होते हैं, जैसे अधीनस्थ न्यायपालिका जो होती है कि नियुक्ति, तबादले और पदोन्नति संबंधित जितनी भी सिफारिशें करना, राज्य सरकार और उच्च न्यायिक सेवा आयोग के साथ समन्वय करने में, लोक हित याचिकाओं की सुनवाई में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सुनिश्चित करना कि न्यायपालिका जनता के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी रहे। कार्यकाल की अगर सीमाएं देखी जाए तो एक्टिंग चीफ जस्टिस केवल अस्थायी व्यवस्था होती है। जब तक स्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक यह पद पर आसीन होते हैं। महत्व देखा जाए तो यह व्यवस्था न्यायपालिका की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यायिक प्रशासन में रिक्ति या अवरोध न हो, इसके लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यह संवैधानिक पद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्थिरता को बनाए रखता है। याद रखना, इसका आर्टिकल याद रखना, एक तो 223 है और किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में विकसित प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो अजमेर में बनाया जा रहा है। दूसरा, इसमें आईटी, डेटा सेंटर, कंसल्टेंसी जैसे सेक्टर शामिल होंगे। तीसरा, कुल 9000 वर्गफुट क्षेत्रफल में ही यह कॉम्प्लेक्स विकसित होगा। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपको कौन सा गलत लग रहा है? जो भी गलत लग रहा है उसका चयन कर सकते हैं। तो इसका गलत ऑप्शन होगा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो जयपुर में बनाया जा रहा है। यह इसका गलत आंसर है। यह कहाँ बनाया जा रहा है वो देखते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा गलत हो जाएगा? पहला, यह पहले फेज का जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है, शुरू हो चुका है निर्माण कार्य। कुल 900 वर्गफुट क्षेत्रफल में यह कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का जो पहला चरण है वो मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें 100 उद्योगों की जगह दी जाएगी। ये पूरा न्यूज़ आई थी, मार्च तक बनेगा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आईटी डेटा सेंटर। कहाँ पे? तो जोधपुर में बन रहा है ना। हमने ऑप्शन में अजमेर देखा था ना, उसका तो सही हो जाएगा। ये कहाँ पे बन रहा है? इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जोधपुर में। इसमें कौन कौन से सेक्टर शामिल होंगे? तो नॉन पॉल्यूटेड उद्योग, आईटी सेक्टर, कंसल्टेंसी फर्म, डेटा सेंटर और अन्य सेवा क्षेत्र औद्योगिक उद्योग। कई औद्योगिक लाभ मिलेंगे इससे, जैसे इस नए कॉम्प्लेक्स से आईटी और सेवा क्षेत्र की कंपनियों को आधुनिक कार्यस्थल उपलब्ध किया जाएगा। जोधपुर में लंबे समय से जितने भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास धीमा हो रहा था, यह प्रोजेक्ट उस कमी को पूरा करेगा और यहाँ छोटे बड़े सभी उद्यमियों को सुविधाजनक ढांचा उपलब्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में ब्यावर में खनिज भंडार से संबंधित प्रकाशित रिपोर्ट में किस खनिज का उल्लेख नहीं किया गया है? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूज़ आई थी ब्यावर में खनिज भंडार मिले हैं, तो कौन कौन से खनिजों का उल्लेख किया है इस न्यूज़ रिपोर्ट में? तो इसमें एल्युमिनियम का जिक्र नहीं था। तो पढ़ते हैं अभी इसको न्यूज़ को अच्छे से। GSI सर्वे में पुष्टि की गई है ब्यावर में कॉपर और सोने के भंडार मिले हैं ना, ये न्यूज़ आई थी। इससे रिलेटेड अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र में कॉपर, तांबा और सोने के भंडार मिलने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। यह पुष्टि बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वे के बाद की गई है। खान एवं भूविज्ञान विभाग ने यहाँ खनन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने स्पष्ट किया है कि यह क्षेत्र में लौह धातु की भी भंडार मौजूद है। रिपोर्ट की जानकारी की बात करें तो विभाग ने केंद्र को दी रिपोर्ट में कहा है कि कुरातिया और शाहपुरा क्षेत्र में कहाँ याद रखना, जगह का नाम कुरातिया और शाहपुरा क्षेत्र में कॉपर और उसके एसोसिएटेड मिनरल्स उपलब्ध हैं और लाइसेंस के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस खोज के बाद ब्यावर भी राजस्थान के उन जिलों में शामिल हो जाएगा जहां लौह धातु और अन्य खनिजों के भंडार हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सरिस्का टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व दुनिया का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ बाघों का सफल पुनर्वास हुआ है। वर्ष 2008 में रणथंभौर के बाघ लाकर सरिस्का में पुनर्वास शुरू किया गया था और सितंबर 2025 तक सरिस्का में बाघों की संख्या 40 है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सरिस्का में बाघों की जो संख्या है वो सितंबर 2025 तक कितनी है? 40 नहीं है, 50 है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो राजस्थान का यह दूसरा टाइगर रिजर्व है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1978 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था। इसका जो विस्तार है वो 1213.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कौन कौन से जिलों में? तो अलवर, जयपुर और कोटपुतली, बहरोड जिलों में फैला हुआ है। दुनिया का पहला टाइगर रिजर्व जहाँ सफल पुनर्वास हुआ है ना, ये चीज़ याद रखना कि दुनिया का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व कौन सा है जहाँ पर सफल पुनर्वास हुआ है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना। सरिस्का अभ्यारण्य में बाघ पूर्णतः विलुप्त होने के बाद 2 बाघ भागिन को रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट से स्थानांतरित कर यहाँ लाया गया और सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की अब कुल संख्या कितनी है? 50 हो चुकी है। राजस्थान के अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है और सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिले में विस्तृत है। सरिस्का की बात करें तो अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड जिलों में विस्तृत है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत है ना। इनके जिले याद कर लेना, ये कहाँ विस्तृत है। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा जिले में विस्तृत है और वहीं धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की देखें तो यह राजस्थान का 5वां और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है जो धौलपुर और करौली जिले में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025 में कितने नए शहरों में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियां स्थापित की जाएगी? तो कौन सी प्रणाली है? सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियां।
तो कितने नए शहरों में स्थापित की जाएंगी है वर्ष 2025 में? तो इसके ऑप्शन है 8, 10, 12 या 15। यहाँ पे आपको शहर सेलेक्ट करने हैं ना, तो कितने हैं? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, 12 शहरों में। राजस्थान सरकार 12 शहरों में, कितने शहरों में? 12 शहरों में 15 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियाँ स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य प्रभावी नियंत्रण के लिए वायु प्रदूषण के स्तर की वास्तविक समय और सटीक निगरानी करना है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी वर्तमान में 34 जिलों में 46 केंद्र कार्यरत हैं और एनसीआर के शहरों अलवर, खैरतल, कठपुतली, डीग, अन्य शहरों जैसे उदयपुर, कोटा, ब्यावर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और किशनगढ़, अजमेर और जोधपुर में 4 नए केंद्र खुले हैं, यानी कुल 10 हो गए। उदयपुर में अब 10 केंद्र हो चुके हैं ना, 4 नए जोड़कर, पहले 6 थे। निगरानी किए जाने वाले जो प्रदूषक हैं उनमें है जैसे PM 2.5, PM 10, SO2, NO2, CO व अन्य। तो इम्पोर्टेंट जो याद रखने की चीज़ें वो इतनी ही है कि 15 तो केंद्र स्थापित किए जाएंगे और 12 शहरों में किए जा रहे हैं ना। प्रणालियाँ कितनी है? 15 प्रणालियों को 12 शहरों में स्थापित की जा रही है। इसका प्रभाव क्या क्या है? तो नीति निर्माण हेतु वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध करवाना, प्रदूषण नियंत्रण उपायों की मजबूती करना, जन जागरूकता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखना, हरियालो राजस्थान व स्वच्छ वायु अभियानों को समर्थन करना, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, अब जो इसकी बात हम कर रहे थे, ये होती क्या है? तो उन्नत प्रौद्योगिकी, ये एक उन्नत प्रौद्योगिकी या टेक्निक है जो 24 घंटे प्रदूषकों को मापती है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वास्तविक समय डेटा प्रदान करती है और प्रदूषण के प्रमुख स्थानों और प्रवृत्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 किस बजट के अंतर्गत शुरू की गई है? तो सामाजिक सुरक्षा बजट 25-26, हरित बजट 25-26, औद्योगिक बजट 25-26 या फिर अनुसंधान एवं विकास बजट 2025-26, यानी किस बजट के अंतर्गत शुरू की गई है सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हरित बजट 2025-26। पढ़ते हैं सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन जो स्कीम है 2025 उसके बारे में डिटेल से, है ना। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 में राज्य का पहला हरित बजट जो है प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत है ना रिसाइकलिंग और यूज सेक्टर में R&D को कितने करोड़ रुपए का अनुदान मिल रहा है? 2 करोड़। और सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्यरत जो बिजनेस है उसको लोन पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट मिल रही है? तो 0.5%, है ना। ये दिख रहा है पोस्टर में आपको, इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो इसकी अगर पृष्ठभूमि की बात करें योजना की, तो हरित बजट जो आया था 25-26 वाला, उसमें इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके अंतर्गत सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था के बजाय, इसको डिलीट कर देना, है ना, ये कुछ नहीं है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। चक्रीय अर्थव्यवस्था का फोकस जो है वो पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः चलन पर है। योजना के मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो संसाधन संरक्षण, अपशिष्ट को कम करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करना है, नवाचार प्रोत्साहन पर ध्यान देना है, रोजगार सृजन करना है, हरित विकास में योगदान देना है और पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका निर्माण करना है। योजना के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं? तो अनुसंधान एवं विकास अनुदान, यानी सर्कुलर इकोनॉमी आधारित जितनी भी नई तकनीक है, नवाचार हेतु कितने करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा? 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान किया जाएगा। MSME एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन जो है वो ऋण सब्सिडी पर अतिरिक्त 0.5% की रियायत दी जाएगी। इससे उनकी प्रतिष्ठात्मकता का निवेश आकर्षण बढ़ेगा। ये फैक्ट याद करना इंपॉर्टेंट है। राज्य योजना बोर्ड एवं पर्यावरण विभाग मिलकर इसे तैयार और लागू करेंगे। तो किसके द्वारा तैयार और लागू की जा रही है? राज्य योजना बोर्ड और पर्यावरण विभाग द्वारा। फोकस्ड कौन कौन से सेक्टर है इसमें? तो लिथियम आयन बैटरी, कचरा, खतरनाक अवशिष्ट, स्क्रैप धातुएं, टायर, रबर, जीवन समाप्त वाहन, जिप्सम, प्रयुक्त तेल, सोलर पैनल और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, ये इसके फोकस सेक्टर रहेंगे। ये इतने ध्यान रखने की बात नहीं है, पर बस देख लेना इनको एक बार। योजना से अपेक्षित क्या क्या लाभ होंगे? तो पर्यावरण संरक्षण होगा, हरित नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, विकसित होगा,
रोजगार सृजन होगा, स्टार्टअप से जितने भी एमएसएमईज में नए उद्योग व रोजगार अवसर प्रदान करेंगे। पुनर्चक्रण आधारित उद्योग जो है वो बढ़ने से राज्य की व्यवस्था में योगदान मिलेगा और विशेषकर SDG 12 में सीधा योगदान होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, राजस्थान के किस क्षेत्र में रामायण पाठ की कड़ा परंपरा प्रचलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। कड़ा परंपरा जो है वो कहाँ की फेमस है, किस क्षेत्र की है? तो इसका सही आंसर होगा हाड़ौती क्षेत्र की है। बारां जिले के मऊ गांव में ना हर नवरात्रि पर हाड़ौती बोली में ना रामायण का पाठ किया जाता है और इसी प्रथा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कड़ा कहा जाता है। यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी वर्तमान में इसको निभाया जा रहा है। पढ़ते हैं इस परंपरा के बारे में। तो रामायण के श्लोक जो है वो हाड़ौती बोली में पढ़े और दोहराए जाते हैं। कहाँ पे? बारां जिले में ना। प्रतिभागी जो होते हैं वो अपने हाथों में छोटी लकड़ी की झंडे जैसे डंडा बोलते हैं उसको पकड़ते हैं और एक चक्र में घूमते हैं और लकड़ियों को आपस में टकराते हैं जिससे कटक ध्वनि उत्पन्न होती है। नवरात्रों में होते हैं, यह रामायण का पाठ होता है। मंच पर एक व्यक्ति रामायण का एक अंश पढ़ता है, समूह इसे लयबद्ध रूप से दोहराता है ना। तो एक यह परंपरा है जो राजस्थान की स्थानीय संस्कृति और मौखिक परंपरा को दर्शाती है। इसे हाड़ौती क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, स्पेशली बारां का मऊ में। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में अलवर का स्थान कौन सा रहा है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसमें अलवर का कौन सा स्थान रहा है? तो अलवर का स्थान रहा है ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा स्थान रहा है ना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण वायु सर्वेक्षण करवाया था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण करवाया था और राज्य के अलवर शहर ने इस सर्वेक्षण में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन से शहर ने? अलवर ने तीसरा स्थान। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 3 से 10 लाख की आबादी वाला जो 130 शहरों में अलवर कौन से स्थान पे था? 54वें स्थान पर था और 54 स्थान पर से सीधा तीसरे स्थान पे आना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है, इसलिए न्यूज़ में रहा है। तो याद रखिएगा, अलवर शहर जो था पहले 54वें स्थान पे था और अब कितने पे है? तीसरे स्थान पर आ गया। यह किन किन कारणों की वजह से तीसरे स्थान पर आया? तो हरित क्षेत्रों का यहाँ पे विस्तार हुआ है, प्रदूषण नियंत्रण उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है, स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक भागीदारी ने इनमें प्रमुख भूमिका निभाई है। वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी शहरों के प्रयासों का मूल्यांकन इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पहल की गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन में शहरों के प्रदूषण का मूल्यांकन किया जाता है। संकेतकों में PM10 और PM 2.5 के स्तर में कमी, हरित क्षेत्र में वृद्धि, सतत गतिशीलता, अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिक सहभागिता जो है ऐसे फैक्टर शामिल किए गए हैं। ये न्यूज़ आई थी, देखिए राजस्थान के अलवर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पुरस्कार मिला है। कौन से स्थान पे? 3rd स्थान पर। टोटल कितने शहरों में से? 130 शहरों में से पहले 54वें स्थान पे थे और अब कितने पे आ गया अलवर? सीधे तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना किस शहर के लिए लागू की गई है? तो कौन सी परियोजना है ये? स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना है, वो किस शहर में लागू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्था जो कहाँ पर है? जयपुर की है। इसने ही एक नई अभिनव परियोजना स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग की शुरुआत की गई है। अगर आपको पता होता कि अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर स्थापित है तो आप इसका आंसर ऑप्शन देख के ही पता कर सकते थे, क्वेश्चन पढ़कर ही, क्योंकि इसका क्वेश्चन में ही आंसर था। तो यह जयपुर में है, इसलिए यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना है जो इनके द्वारा शुरू की गई है तो भी जयपुर में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य शहर की छतों को हरा भरा बनाना और शहरी निवासियों को सब्जी उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना खासतौर पर जयपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए लागू की गई है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो शहरी क्षेत्र में रूफटॉप फार्मिंग को बढ़ावा देना, लोगों को रसायन मुक्त ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना, शहरों के पर्यावरण जो है उसको बेहतर बनाना, ग्रीन स्पेस को इंक्रीज करना और जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी जो भी चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए एक टिकाऊ खेती के उपाय को प्रोत्साहित करना है। पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की बात करें तो केवल निजी आवासीय भवनों के मालिक जो जयपुर नगर निगम क्षेत्र में आते हैं वो इसके पात्र हैं। याद रखिएगा इसका, केवल निजी आवासीय भवनों के मालिकों को ना। और कौन इसमें आवेदन नहीं कर सकता? इम्पोर्टेंट है, तीनों फैक्टर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थान और गैर आवासीय भवन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे।
वित्तीय सहायता क्या दी जाएगी, तो छत पर खेती की इकाई की कुल लागत जो है 53,619 जो है उसकी ये वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकारी अनुदान जो है 70% दिया जाएगा इसका, और लाभार्थियों को जो अंशदान है वो लाभार्थी का वो 30% रहेगा। इस प्रकार अधिकतर लागत जो है वो सरकार द्वारा वहन की जाएगी और लाभार्थियों को केवल 30% खर्च इसका उठाना पड़ेगा। सरकार द्वारा कितना 70% उठा रही है सरकार इसका ना। परियोजनाओं के जो लाभ है वो है कि परिवार की सब्जी की जरूरतें घर पर ही होगी, पूरी छतों को उपयोगी और पर्यावरण हितैषी इस्तेमाल होगा। शहरी निवासियों को ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण अनुभव भी मिलेगा, इससे ग्रीन कवर बढ़ेगा और वायु गुणवत्ता में बेहतरी आएगी। और लंबी अवधि में घरों की छतें जो होगी वो एनर्जी एफिशिएंट बनेगी, ताकि जिससे घर का तापमान भी जो है वो कंट्रोल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में सहकार सदस्य अभियान, इम्पोर्टेंट है ये अभियान, कब आयोजित किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन है 2 से 15 अक्टूबर 2025, 5 से 22 अक्टूबर 2025, 15 से 30 अक्टूबर 2025 या 25 से 10 नवंबर 2025। तो कब अभियान जो है आयोजित किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, सहकार सदस्यता अभियान, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 से 15 अक्टूबर 2025। करते हैं डिटेल से। सहकार सदस्यता अभियान जो है कब हो रहा है, 2 से 15 अक्टूबर को हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो याद रखना पूरे राज्य में हो रहा है ना, संपूर्ण राज्य में। कब, 2 से 15 अक्टूबर को। सहकारी समितियों की सदस्यता में न्यूनतम 10% की जो है वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। फोकस कौन समूह है, इसमें युवा और महिलाओं को फोकस बनाया गया है। जिन ग्राम पंचायतों में पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां नहीं है वहां उनका गठन किया जाएगा। पहले 1500 ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण किया गया है। अभियान जो है राज्य के 8,600 प्लस पैक्स में संचालित होगा ना। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 8,300 या 600 पैक्स में संचालित होगा। यह है जिन पैक्स के पास भूमि नहीं है उन्हें गोदाम भी आवंटित किए जाएंगे। नए सहकारी कानून के प्रावधानों पर जानकारी दी जाएगी तथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों हेतु भी ई-केवाईसी और आधार सीडिंग होगी। तो बस इम्पोर्टेंट क्या है ये याद रखिएगा कि सहकार सदस्यता अभियान जो है वो कहाँ लागू हो रहा है, तो संपूर्ण राज्य में लागू हो रहा है। और कब लागू हो रहा है, 2 से 15 अक्टूबर के बीच, यानी अभी चल रहा ही है, 2 से 15 अक्टूबर के बीच में चलेगा ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 43, ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम 2025 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर और ऑप्शन नंबर 4 कोटा। तो ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम जो है वो कहाँ पर किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, जयपुर में। ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम 2025 की बात की जाए तो जयपुर में किया गया है। 27 और 28 सितंबर को किया गया है यह फोरम, और यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसमें देश और विदेश से बड़ी संख्या में विशेषज्ञ, वक्ता और प्रतिभागी जो हैं वो शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम की प्रमुख बातों की डिस्कस करें तो इस कार्यक्रम में देश विदेश से 600 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 से अधिक वक्ता, विचारक और वेलनेस एक्सपर्ट शामिल हुए। विभिन्न सत्र आयोजित किए गए जिनमें जीवन शैली, मानसिक स्वास्थ्य, खुशी और वेलनेस जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इस ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम का जो उद्देश्य था वो समाज में सकारात्मक सोच, खुशी, मानसिक शांति और स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देना है। इसमें विशेषज्ञ साझा करेंगे कि किस प्रकार व्यक्तिगत जीवन और कार्यस्थल दोनों को ही संतुलन बनाकर जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो याद रखना इसमें एक तो 27 से 28 सितंबर को आयोजित किया गया है और कहाँ पर किया गया है, जयपुर में किया गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, राज्य सरकार द्वारा ऊंट के वध करने पर अधिकतम कितनी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये अच्छे से याद रखना, यहाँ पे अधिकतम सजा और जुर्माने की बात की जा रही है ना। तो अधिकतम सजा कितनी होगी और जुर्माना कितना होगा, तो 3 साल कैद तो अधिकतम होगी सजा और 25,000 जुर्माने का प्रावधान है। अब पढ़ते हैं, देखो न्यूज़ आई थी कि 11 साल बाद सरकार ने ऊंट निर्यात से प्रतिबंध जो है वो हटा दिया गया है। इसी पे ये न्यूज़ बनी थी और इस पे अब क्वेश्चन बन रहा है, तो हम डिटेल से चर्चा करते हैं इसके बारे में ना। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि ऊंट को अन्य राज्यों में निर्यात, परिवहन और पशु मेलों में परिवहन पर लगे जो प्रतिबंध है उसको हटा दिया गया है। अब इसकी अगर पृष्ठभूमि देखें तो राजस्थान में ऊंट को राज्य घोषित किया गया था और 2014 में ऊंट संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया था। कौन सा था, याद रखना, राजस्थान ऊंट वध निषेध और अस्थायी प्रवास या निर्यात विनिमय अधिनियम 2015। अधिनियम याद रखिएगा, अधिनियम 2015 है, इसको लागू किया गया था और इस अधिनियम के तहत ऊँटों के अन्य राज्यों में निर्यात और परिवहन पर रोक लगा दी गई थी।
इसका उद्देश्य था कि ऊँटों की जितनी भी घटती हुई संख्या है उसको बचाया जा सके। अब वर्तमान निर्णय क्या है कि 11 साल बाद अब राज्य सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन करते हुए ऊँटों के निर्यात और परिवहन की अनुमति दे दी गई है। तो यानी क्या संशोधन किया गया है कि निर्यात और परिवहन की अनुमति दी गई है, जिससे ऊँट को दूसरे राज्यों में अब भेजा जा सकेगा और पशु मेलों में ऊँटों की जो खरीद फरोख्त है और राज्य परिवहन जो है वो संभव होगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का जो भी उल्लंघन करेंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऊँटों को मारने या वध करने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद हो सकती है ना, मिनिमम तो 6 महीने और मैक्सिमम 3 साल कैद। साथ ही 3,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यानी जुर्माना भी कितना है, 3,000 मिनिमम है और मैक्सिमम कितना है, 25,000 है ना। यदि कोई व्यक्ति ऊँटों के निर्यात परिवहन में गड़बड़ी करता है तो भी उनको दंड लागू होगा। इसका महत्व क्या है, तो इस निर्णय से ऊँट पालकों व्यापारियों को राहत मिलेगी। राजस्थान में ऊँट पालन एक परंपरागत आजीविका है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनके लिए बहुत ही रोजगार का काम करेगा। निर्यात पर लगी रोक के कारण ऊँट पालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब ऊँटों की मांग फिर से बढ़ने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान के संदीप चौधरी ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस कैटेगरी में रजत पदक जीता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 F44 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने, सुंदर गुर्जर अलवर के और संदीप चौधरी जो है वो भी राजस्थान के ही हैं, इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था और दोनों ने ही रजत पदक जीता था, बस कैटेगरी अलग अलग थी। सुंदर गुर्जर ने तो किस कैटेगरी में जीता था? F46 कैटेगरी में, और संदीप चौधरी ने जीता था F44 कैटेगरी में, है ना। तो वो दोनों ही अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन दोनों ही सेम गेम से हैं और दोनों ही राजस्थान से है, दोनों ने रजत पदक जीता है। पदक याद रखिएगा, कौन सा जीता है दोनों ने? रजत पदक। अलवर के पैरा जेवलिन थ्रोअर सुंदर गुर्जर ने F46 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में 66.70 मीटर का थ्रो किया गया था और यह जो हारे हैं, यानी इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता था? भारत की है, हरियाणा के रिंकू जो खिलाड़ी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इनको रजत पदक मिला है ना। संदीप चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने F44 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। इन्होंने कितने का? 62.67 मीटर का थ्रो किया था। क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पहली बार जिराफ जोड़ा लाया जा रहा है, तो कहाँ लाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क या सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। उदयपुर के बायो पार्क में राजस्थान का पहला जिराफ जोड़ा लाया जा रहा है, यानी उदयपुर के सज्जनगढ़ बायो पार्क में। देखो ये न्यूज़ आ रही है ना, बायो पार्क में आएगा राज्य का पहला जिराफ जोड़ा ना। कोई भी चीज़ अगर राज्य में पहली बार होती है तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है, न्यूज़ में आती है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। कहाँ लाया जा रहा है? इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान के सज्जनगढ़ बायो पार्क में, उदयपुर में है यह। राजस्थान का पहला जिराफ जोड़ा लाया जा रहा है। कहाँ से लाया जा रहा है? गुजरात के बड़ौदा जू से लाया जाएगा। निर्माण कार्य मध्य जो स्टार्ट होगा ये मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसकी जो कुल लागत है 1.70 करोड़ रुपए होगी। प्रक्रिया क्या होगी इसकी? जिराफ के बदले बायो पार्क से अन्य वन्यजीव बड़ौदा जू को दिए जाएंगे। वन विभाग ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में टेंडर जारी किया गया। एनक्लोजर का काम जो है 6 महीने में पूरे करने की शर्त रखी है। ये जो डिटेल है ये एनक्लोजर से रिलेटेड है। जो एनक्लोजर बन रहा है ना, इसका निर्माण कार्य जो होगा वो मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा और इसकी जो कुल लागत है एनक्लोजर बनने की वो 170 करोड़ रुपए की रखी गई है। कितने क्षेत्रफल में बनेगा? 61,000 वर्ग फीट में ना। तो एनक्लोजर का काम कितने महीने में पूरा होने की बात की गई है? 6 महीने में ना। अब इसका महत्व पढ़ते हैं तो यह राजस्थान में पहली बार जिराफ का प्रदर्शन होगा। इससे उदयपुर के बायो पार्क में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य के लिए नई जैव विविधता उपलब्धि मानी जा रही है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो उदयपुर में स्थित है, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर करंट में आती है तो इससे रिलेटेड जितनी भी डाटा चीज़ें होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के बारे में डिटेल है कि यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है राजस्थान का। 5.29 वर्ग किलोमीटर। 17 फरवरी 1987 को इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। यह क्षेत्र मेवाड़ के शासकों का पुराना शिकारगाह है ना, शिकारगाह है ये। शिकारगाह जहाँ पे शिकार किया जाता था शासकों के द्वारा, तो यहाँ पे किया जाता था। इसी में बासंतरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किला भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए खान विभाग से कितने राजस्व का लक्ष्य रखा गया है? 9,900 करोड़ रुपए का, 10,500 करोड़ रुपए का, 12,950 करोड़ रुपए का या फिर 15,000 करोड़ रुपए का। तो कितने का रखा गया है? तो 12,000
₹950 का ना। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ना इसका, ये है इसका सही आंसर है। राजस्थान में खनन क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, यही न्यूज़ है। अब देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान खनिज संपदा के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। 82,000 के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें से वर्तमान में 58 खनिजों का खनन कार्य चल रहा है। राज्य सरकार और खनन विभाग खनन क्षेत्र को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए और उद्देश्य भी यही है कि खनन को राज्य के टॉप 3 राजस्व स्रोतों में शामिल किया जाए। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि प्रदेश में टंगस्टन, लिथियम, पोटाश व ग्रेफाइट का जो खनन है वो हो पाएगा, इसलिए और रिवेन्यू मतलब खनन को टॉप 3 सबसे बड़ी रिवेन्यू में लाने की तैयारी की जा रही है ना। तो खनन में अगर देखा जाए वर्तमान राजस्व लक्ष्य कितना है, तो 2024-25 में जो हमारी खनन से कुल राजस्व की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 9,900 करोड़ रुपए की, और 25-26 का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 12,950 करोड़ रुपए का। यही इस न्यूज़ में आया था। प्रदेश में करीब 20 लाख लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से खनन कार्य से जुड़े हुए हैं। नई खनिज खदानों पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे सितंबर माह तक मुख्य रूप से तांबा, सीसा, जिंक, फास्फेट, लोहा, चूना पत्थर, संगमरमर इन खननों पर होता रहा है, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, इसका विस्तार कर रही है और भी नए खनिजों पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे टंगस्टन पे ध्यान दिया जा रहा है ना, लिथियम के साथ यह खनिज ऊर्जा क्षेत्र और हाईटेक उपकरणों के लिए अहम है। और भारत में टंगस्टन का भंडार बहुत कम है, लेकिन राजस्थान इसका अच्छा स्रोत है, इसीलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है। लिथियम हो गया, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होते हैं, बैटरी होती है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी खनिज है लिथियम। राजस्थान में इसके भंडार मिलने से भारत जो है उसको आत्मनिर्भर हो सकता है। पोटाश उर्वरक उद्योग के लिए आवश्यक है। भारत में इसकी जो भारी मात्रा विदेशों से आयात की जा रही है। अगर राजस्थान में इसका उत्पादन शुरू होता है तो किसानों को बड़ा लाभ होगा यहाँ पे ना। ग्रेफाइट हो गया, बैटरी मिनरल भी कहा जाता है इसको। बांसवाड़ा क्षेत्र में भी पहले भी यह खनिज मिल चुका है, लेकिन लंबे समय तक अभी यहाँ खनन स्टार्ट नहीं हुआ है और फिर से खोज हो रही है और इसका खनन की शुरुआत की जा रही है। बेरिलियम जो है वो परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। इसके अलावा बॉक्साइट डिपॉजिट भी राज्य में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इन सब से जितने खनिज है अब इनका जो खनन किया जा रहा है, इससे लाभ क्या होगा, तो राजस्थान खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य बनेगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को कृषि और पर्यटन के साथ खनन भी तीसरा बड़ा स्तंभ बनाएगा। नए रोजगार का अवसर उत्पन्न होंगे। उर्वरक, ऊर्जा, बैटरी और रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता घटेगी तथा राज्य के राजस्व में लगातार वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य के खिलाड़ी कियाना परिहार, क्या नाम है इनका, याद रखना। खिलाड़ी कौन है, कियाना परिहार से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। उन्होंने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में भाग लिया था। कियाना ने अंडर 12 आयु वर्ग में खेलते हुए कांस्य पदक जीता और उन्होंने 11 राउंड में कुल 8.5 अंक हासिल किए तथा यह उनका 8वां अंतर्राष्ट्रीय पदक था। इसमें से कौन सा असत्य कथन है, तो इसमें से कौन सा असत्य कथन है, कथन नंबर 2। कियाना ने अंडर 12 आयु वर्ग में नहीं बल्कि अंडर 10 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो पढ़ते हैं हम इनको डिटेल से। देखो न्यूज़ आई हुई है, कियाना ने वर्ल्ड कैडेट शतरंज में कांस्य जीता। उदयपुर की है ना, तो यह किस जिले से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ गया तो आपको याद होना चाहिए। उदयपुर की है। उदयपुर की कौन से गेम से, शतरंज की है। इन्होंने परिहार, नाम क्या है इनका, कियाना परिहार। कियाना ने कजाकिस्तान में ना, कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में आयोजित वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हाल ही में अलमाटी में हुई थी जो कजाकिस्तान में है। कियाना ने इसमें अंडर 10 आयु वर्ग में ना भारत का प्रतिनिधित्व किया था और कांस्य पदक जीता है। यह इनका 8वां इंटरनेशनल पदक है और छोटी सी ही उम्र में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि जो हासिल की है, यह भारत के लिए नहीं हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला सड़क हादसों से पीड़ितों की सुविधा हेतु EDAR है ना पोर्टल शुरू करने वाला पहला जिला बना है। यानी पोर्टल है EDAR जो पोर्टल है, यह सड़क जो हादसे होते हैं उससे पीड़ितों की सुविधा के लिए है। कौन से जिले ने इसको शुरू किया है सबसे पहले, तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। सड़क दुर्घटना से जुड़े मुआवजा दावों के निपटारे को सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से बांसवाड़ा जिले में EDAR पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। बांसवाड़ा राजस्थान का पहला जिला बन गया है जहाँ पर यह पोर्टल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य और महत्व क्या है, तो पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना, यानी सड़क हादसों से जितने प्रभावित परिवार हैं उनको मुआवजा समय पर उपलब्ध हो सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने मिलकर एक एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस और EDAR का पोर्टल विकसित किया गया है ना।
सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग, जांच और मुआवजा प्रक्रिया जो है डिजिटल माध्यम से हो पाएगी, ज़्यादा पारदर्शी हो पाएगी। अब इनकी अगर विशेषता की बात करें तो IRAD और EDR का संयोजन है। दुर्घटनाओं की जानकारी जैसे कारण, जांच रिपोर्ट, वाहन का विवरण आदि जो है वो पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। EDR पोर्टल जो है IRAD का एक नया संस्करण है जो सभी जानकारी को एक ही जगह पर सुरक्षित रखेगा और जांच अधिकारी मौके पर पहुंचकर मोबाइल ऐप के जरिए भी तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर पाएगा ना। इससे तेज और सटीक रिपोर्टिंग होगी और एक समयबद्ध लोगों को उनको एक टाइम पीरियड में ही उनको मुआवजा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पोर्टल के जरिए पीड़ित परिवारों को मुआवजा और अन्य लाभ जो है वो जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। लाभ क्या होगा? यही लाभ है इनके कि सड़क दुर्घटना से पीड़ितों को जल्दी न्याय मिलेगा, है ना, उनको जल्दी मुआवजा मिलेगा। सभी संबंधित जितने भी विभाग हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर सटीक और वास्तविक समय की जानकारी मिलेगी और दुर्घटना रिपोर्टिंग की प्रक्रिया भी पारदर्शी और डिजिटल होगी। क्वेश्चन नंबर 50, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर कपिल जैन को किस क्षेत्र में योगदान हेतु मिला है? शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में, साहित्य एवं कला क्षेत्र में, व्यापार वाणिज्य व उद्योग क्षेत्र में, व उपयुक्त में से किसी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, व्यापार वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किसको? डॉक्टर कपिल जैन को। पढ़ते हैं इसको। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर जैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर कपिल जैन को ना, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर कपिल जैन को उनके उत्कृष्ट कार्य और समाज सेवा के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 43वें इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंटरफेस कार्यक्रम में प्रदान किया गया है, जिसका आयोजन कहाँ भी हुआ था? इंटरनेशनल न्यूज़ एंड व्यूज कॉर्पोरेशन समूह नई दिल्ली में की ओर से किया गया था। अब डॉक्टर कपिल जैन का योगदान देखें तो डॉक्टर कपिल जैन को ये जो अवार्ड है व्यापार वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान, सामाजिक सेवाओं, उत्कृष्ट नेतृत्व को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया है। वर्षों से उन्होंने न केवल व्यापारिक जगत में अपनी पहचान बनाई है बल्कि राजस्थान के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये थे पूरे वीक के इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो इतनी डिटेल व्याख्या के साथ हमने आपको समझाए हैं कि इससे केवल 50 क्वेश्चन ही नहीं, बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन जो हैं आपके सॉल्व हो। इवन एग्जाम में एटलीस्ट अगर आप डेली इसकी तैयारी करेंगे, डेली वीकली हमारी न्यूज़ देखेंगे तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स का तो आपसे नहीं चुकेगा। इस बात की तो हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ इसको देखते रहिएगा, हर वीकली ये न्यूज़ आएगी। तो और पूरे ही वीक की एक जो इम्पॉर्टेंट खबर है, चाहे वो सूजस में प्रकाशित हो, दैनिक भास्कर में या पत्रिका में हो, हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा अजय मेरू पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अजय मेरू पब्लिकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।